ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं न्यू करिकुलम के मुताबिक। चैप्टर नंबर 3 हमारी पुराना सिलेबस था ना बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमारे चैप्टर नंबर 4 से पैरेलल जाता है, जो कि हमारी फर्स्ट ईयर की बुक में आता था। अब जो चैप्टर नंबर 3 अकॉर्डिंग टू द न्यू करिकुलम सेल और सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज का चैप्टर है, ये चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हमारे पास सेल्स पे आ जाता है। अब जो सेल है ना हमारे पास, इसको हम कहते हैं यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि हमारे जितने बॉडी के पार्ट्स हैं ये किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। और अगर सेल ही नहीं होगा तो उससे मिलकर कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा, और अगर कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा तो फिर हमारे पास लाइफ ही नहीं होगी। तो इसका मतलब सेल क्या है? हमारे पास एक यूनिट ऑफ लाइफ। अब इस यूनिट ऑफ लाइफ के बाद चैप्टर नंबर 3 सेल हमें सबसे पहले बताता है कि सेल किस किस तरह से हैं। सेल यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, सेल मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब है एक ही सेल से मिलकर बनना, जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है, वो एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है। मल्टीसेलुलर का मतलब मल्टी क्या बता रहे हैं? मल्टी मीन्स बहुत ज़्यादा। सो देयर आर मोर देन वन सेल्स, जिससे हमारी जो उनसे बॉडी क्या हुई है? मिलकर बनी हुई है। अब हमारे पास ये जो मल्टी सेलुलर है, इसमें हमारे पास प्लांट भी आ सकते हैं, इसमें हमारे पास एनिमल भी आ सकते हैं। देन कम्स द फंक्शंस ऑफ सेल, ठीक है। अब न्यू करिकुलम के मुताबिक हम ये नहीं कह सकते हमारे पास कोई पास पेपर नहीं है, हमारे पास कोई लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के कोई नोट्स नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पार्ट जो फंक्शंस ऑफ सेल है ये बुक में मेंशन है एज प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल। तो सेल और सेल की प्रॉपर्टीज़ या उसके फंक्शंस जो वो डिस्प्ले कर रहा है, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? व्हाट आर सेल्स, यहाँ डिफाइन सेल, यहाँ पे हमारे पास हमने एक शॉर्ट पढ़ा। सेकेंड शॉर्ट हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल। अब ये जो हमारे पास व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल है ना, ये फंक्शंस ऑफ सेल असल में प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है मूवमेंट, देन आ जाती है हमारे पास न्यूट्रिशन, देन आ जाती है रेस्पिरेशन, देन एक्सक्रीशन, देन होम्योस्टेसिस, देन ग्रोथ एंड देन अल्टीमेटली रिप्रोडक्शन। अब जो हमारे पास लास्ट सिलेबस था, जो स्टूडेंट्स हमारे पास वो जो पास्ट या ओल्ड स्टूडेंट्स हमारे पास यही बुक का ये वीडियो रिव्यू कर रहे हैं, वो देख रहे होंगे कि ये वाले फंक्शंस हमारी लास्ट बुक में मेंशन नहीं थे। अब हमारा फर्स्ट फंक्शन है मूवमेंट। मूवमेंट हमें क्या बता रहा है? मूवमेंट ऐसी प्रॉपर्टी है जो बता रही है कि सेल्स जो हैं वो मूव भी कर सकते हैं। और हमारी बुक एग्जांपल देती है 3 तरह से। फर्स्ट किसकी एग्जांपल है? फ्लैजिला की एग्जांपल है जनाब। वो कहते हैं कि जो हमारे पास स्पर्म है, स्पर्म सेल है, ये भी एक तरह का सेल है ना, स्पर्म सेल। तो वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास स्पर्म सेल है ना, ये मूवमेंट शो करता है बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। तो इसका मतलब है ये एक प्रॉपर्टी हमने डिस्प्ले कर दी विद एन एग्जांपल ऑफ स्पर्म सेल। सेकेंड एग्जांपल हम जो डिस्प्ले कर रहे हैं वो है वाइट ब्लड सेल्स के अकॉर्डिंगली। वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? बॉडी के वो सेल्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में मिलके हमारे इन्फेक्शन से फाइट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मेरी बॉडी में जहाँ कहीं पे भी पस होगी तो मुझे समझ जाना है वहाँ पे कौन से सेल्स गए? वाइट ब्लड सेल्स गए। थर्ड एंड द लास्ट एग्जांपल गोज टूवर्ड्स द दैट इज़ सेल जो हैं वो ऑर्गेनेलीज बनाते हैं, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनेलीज हैं हमारी बॉडी में, ये मूव आउट करते हैं, मूव टू कैरी आउट वेरी मच फंक्शंस, ठीक है। हम आगे जाके इस चैप्टर में सेल के बहुत सारे ऑर्गेनेलीज पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे पार्ट्स ऑफ सेल्स पढ़ने वाले हैं। वो बहुत सारे पार्ट्स ऑफ सेल्स मिलकर हमारे पास क्या करेंगे? एक फंक्शन परफॉर्म करवाएंगे। यहाँ फिर सेल के अंदर ही इस सेल के भी जो फंक्शन है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा इन ऑर्गेनेलीज के दरमियान, और ये सारे ऑर्गेनेलीज मिल के सेल को इसका वो फंक्शन दे देंगे जो इसको असाइन किया गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक इस मूवमेंट तक सारा टॉपिक जो है ना जनाब वो क्लियर हो चुका है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन हमें क्या कहता है जनाब? न्यूट्रिशन का वर्ड हमें बता रहा है कि ये किसी ना किसी तौर पे फूड इनटेक से रिलेटेड है। ये किसी ना किसी तौर पे कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स, कुछ ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट सब्सटेंसेस से रिलेटेड है जो हमारी बॉडी के अंदर क्या सप्लाई कर रहे हैं? एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। द फर्स्ट थिंग, जब जैसे ही हम लोग इस न्यूट्रिशन वाले टॉपिक पे, इस न्यूट्रिशन वाले पे हम लोग आते हैं पॉइंट पे, तो वो हमें क्या बताता है कि जो हमारे सेल हैं वो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं इन्वायरमेंट से, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे इन्वायरमेंट के अंदर कहाँ से न्यूट्रिएंट आ सकते हैं? मैंने एक छोटी सी एग्जांपल साथ ड्रॉ कर दी है, ये हम लोग कोट कर सकते हैं अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाए तो ये एग्जांपल आपको हेल्प आउट करेगी। ये देखो मैंने ये प्लांट बनाया है, प्लांट के साथ हमारे पास नीचे रूट्स हैं, और ये रूट्स जो सी हैं ये कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, हमारे ये तमाम न्यूट्रिएंट्स ही है ना, इनको ये रूट सेल्स क्या कर रहे हैं? ये सेल ऑर्गेनेलीज के, इनके ऑर्गेनेलीज इस सेल रूट सेल्स को दे रहे हैं, और ये रूट सेल अल्टीमेटली इसको प्लांट को प्रोवाइड कर रहा है। तो वो कहता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये इन्वायरमेंट से लिए जाते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर्स इनको लेते हैं, और फिर इन सेलुलर स्ट्रक्चर जो उनसे हैं ये बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं? रिएक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगला फंक्शन आ जाता है हमारे पास रेस्पिरेशन का। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है रेस्पिरेशन की। भी रेस्पिरेशन प्रॉपर्टी हमें क्या बता रही है जनाब कि जो हमारे पास सेल है ना वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है।
सेल्स कैसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? रेस्पायरेशन करके। और रेस्पायरेशन वो रेस्पायरेशन नहीं है बच्चों जो रेस्पायरेशन हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज़ नॉट ब्रीदिंग, इट लाइज विद द सेलुलर रेस्पायरेशन, द प्रोवाइडेंस और the process by which the ATP is provided to each and every part of the cell is called as respiration। यहाँ पे इस respiration की बात हो रही है। और ये respiration क्या करती है? हमारी बॉडी के अंदर ATP की मॉलिक्यूल्स को तोड़ती है और एनर्जी को रिलीज़ करती है। और ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है फिर इसके थ्रू हम अपनी बॉडी के तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जिनमें अभी हम ऊपर एक प्रॉपर्टी पढ़ कर आए जिसका नाम क्या है? मूवमेंट। अब इस मूवमेंट, इस न्यूट्रिशन, इस रेस्पायरेशन, इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीट का वर्ड बता रहे हैं, आउट हो जाना, बॉडी से निकल जाना। अभी जब हम बॉडी से चीज़ें निकालते हैं, इसमें हम लोग अपने ब्रॉडर कॉन्सेप्ट पे नहीं, हम अपने जो उनसे हैं वो लाइक करें अपने एक छोटे स्केल के ऊपर हम देख रहे हैं। तो दैट इज़ हम सेल को देखेंगे। सेल में हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सक्रीशन करें बाय डिफ्यूजन, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन के थ्रू करेंगे तो फिर क्या होगा? हाई टू लो, यानी डिफ्यूजन का प्रोसेस है कि अगर मैं यहाँ पे एक परफ्यूम की बॉटल स्प्रे कर देती हूँ तो फिर थोड़ी देर के बाद ना वो पूरे के पूरे एरिया के अंदर फैल जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? डिफ्यूजन के थ्रू हम लोग हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ हम एक्सक्रीट कर देते हैं प्रोडक्ट्स को विद इन द सेल। देन इज़ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? अगर ऐसा ना हो कि हाई टू लो पहुंचाना हो और हमें लो से हाई भी तो लेके जाना पड़ सकता है ना, तो फिर हम क्या करेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। देन कम्स अ प्रॉपर्टी दैट इज़ होमियोस्टेसिस। ये होमियोस्टेसिस इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 15 होता था ना, जो स्टूडेंट्स हमारे पास ओल्ड इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको पता होगा कि हमारे पास सेकेंड ईयर का एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर नंबर 15 होमियोस्टेसिस था। ठीक है, वो होमियोस्टेसिस क्या था? इंटरनल बॉडी कंडीशंस को हम लोगों को किस पे रखना था? मेंटेनेंस पे। अभी जो इंटरनल इन्वायरमेंट या बॉडीली कंडीशंस है ना, जिसको हमें मेंटेनेंस पे रखना है, इनमें कौन सी ऐसी कंडीशंस आती हैं भाई? इसमें हमारे पास आ जाती है वाटर को हमने मेंटेनेंस करनी है, सॉल्ट की करनी है, मिनरल लाइंस की करनी है, देन हमने टेम्परेचर की रेगुलेशन करनी है। अब ये जो हमारे पास वाटर की, सॉल्ट और मिनरल की है ना, इसको हमारी बुक यहाँ पे रेफ़र कर रही है। इस सॉल्ट और मिनरल को रेफ़र करके वो क्या कह रही है कि हमें क्या करना है? इंटरनल बॉडीली आइंस को और इंटरनल बॉडीली कंडीशंस को, हमें सब्सटेंसेस को हमें क्या रखना है? विद इन द टॉलरेबल रेंज। यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरी बॉडी के अंदर एक 50 ml ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, तो मुझे इस 50 ml वाटर को हर सूरत कंजर्व करवाना है। फिर इसके लिए मुझे इस वाटर को बेशक बचाना पड़े या फिर बेशक मुझे क्या करना पड़े बेटा? एक्सक्रीट आउट करना पड़े, निकालना पड़े वाटर बॉडी से बाहर। लेकिन यहाँ पे हम लोग एट अ स्मॉलर एस्पेक्ट स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि सेल के अंदर इस होम्योस्टैटिक की प्रॉपर्टी क्या आती है। इसके बाद हमारे पास जनाब हमारी 2 प्रॉपर्टीज़ रह गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ ग्रोथ। ग्रोथ क्या करती है जनाब? दैट डील्स विद द आप कह सकते हैं साइज़ के इंक्रीज़ करने से। अब हम यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट जो सा है वो हम क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है कि 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ डेवलपमेंट एंड द सेकंड इज़ ग्रोथ। डेवलपमेंट क्या है? जब मेरी बॉडी बन रही है, मेरी बॉडी ऐसे स्टेज पे है जब वो फॉर्मुलेट हो रही है, वो बन रही है, तो इस फॉर्मुलेशन के टाइम पे ना मैं कहूँगी कि मेरी बॉडी डेवलप हो रही है, जैसे मेरा ब्रेन बन रहा है। लेकिन अगर एक चीज़ बन चुकी है, मतलब एक ऑर्गेनल बन चुका है, उस ऑर्गन या ऑर्गेनल के बनने के बाद उसके साइज़ में बड़े होने को हम क्या कहते हैं? उसके साइज़ में इंक्रीज़ करने को हम क्या कहते हैं? कि हम उसकी ग्रोथ करवा रहे हैं। तो इसी तरह जो सेल है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो किस में क्या करता है? वो ग्रोथ में जो उनसे हमारे पास हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये सेलुलर कंपोनेंट्स हमारे पास ग्रोथ करवा रहे हैं। लास्ट फंक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन 2 मेन प्रोसेसेस के थ्रू हो सकती है। द फर्स्ट वन इज़ माइटोसिस एंड द सेकेंड वन इज़ मियोसिस। माइटोसिस में हम आइडेंटिकल चीज़ें बनाते हैं, मियोसिस में हम डिफरेंट बनाते हैं। माइटोसिस को यहाँ से याद रखा जा सकता है कि मेरी बॉडी में जब भी कोई ज़ख्म होता है, मेरी बॉडी में जब भी कोई चोट लगती है, वो बॉडी के सेल्स, वो बॉडी के पार्ट दोबारा से वैसे के वैसे ही कैसे हो जाते हैं जनाब? वो किसके थ्रू होते हैं? वो माइटोसिस के थ्रू होते हैं। देन कम्स द मियोसिस। और मियोसिस में क्या वो बता रहे हैं कि मियोसिस हम जितने ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं थ्रू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, थ्रू द मेटिंग ऑफ 2 बॉडीज़, वो किसके थ्रू आ रहे हैं? वो मियोसिस के थ्रू आ रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर वेरिएशंस आ गई हैं, हमारे अंदर वैरायटी आ गई है, हमारी जीन्स रीशफल हुई हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि सेल जो है वो रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी शो करता है, जिसमें माइटोसिस आती है, जिसमें मियोसिस आती है। साथ एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक डायग्राम बना दी है। डायग्राम हेल्प करेगी आपको फॉर योर कॉन्सेप्ट एंड फॉर ऑल्सो एज अ टोकन फॉर कोटिंग इन द एग्ज़ाम। ठीक है, इसमें हम लोग एक पेरेंट सेल देखते हैं। देखेंगे पेरेंट सेल है, इसके दरमियान पे यहाँ पे जो उनसे हमने बियरिंग की और बियरिंग के बाद ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया और हमारे पास क्या हो गई? रिप्रोडक्शन हो गई। इसके नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। यहाँ तक
हमने क्या पढ़ा, हमने एक समरी पढ़ी किसकी, हमने फंक्शंस पढ़े। इन फंक्शंस को बुक पोर्ट्रे करी एज प्रॉपर्टीज़, लेकिन ये एज अ फंक्शन भी आ सकते हैं, एज अ प्रॉपर्टी भी आ सकते हैं। ये फंक्शन ही तो हैं सेल के जो वो परफॉर्म कर रहा है, वो एक्सक्रीशन करवा रहा है, वो रेस्पिरेशन करवा रहा है, वो न्यूट्रिशन करवा रहा है, मूवमेंट करवा रहे हैं, होमियोस्टेसिस, रिप्रोडक्शन एंड देन द ग्रोथ पैटर्न। अब हमने यहाँ पे शॉर्ट वाइज क्या याद रखना है कि ये सेल क्या है, सेल की डेफिनेशन क्या है, सेकेंडली व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल, और एनी 4 प्रॉपर्टीज़ याद कर लें। और बेहतर है कि हम सारी प्रॉपर्टीज़ का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें। आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।